हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश। आज मैं पढ़ाना चाहती हूँ एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और ये हम टोटली डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। इसका मतलब हम सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जानकारी होने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए कि थर्मल रेडिएशंस क्या होती है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि थर्मल रेडिएशंस क्या होती है। थर्मल रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो सारे ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब वो ऑब्जेक्ट्स जो रेडिएशन एमिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं थर्मल रेडिएशंस। और जो हर एक ऑब्जेक्ट रूम टेम्परेचर पे भी थर्मल रेडिएशंस एमिट करता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो इंफ्रारेड रीजन में होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। हम ये आयरन रोड लेते हैं, इसको हम कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं, इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो इसकी थर्मल रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जाएगी। साथ साथ टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी दोनों साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम पे इसका कलर हमें रेड दिखने लग जाएगा। जब हम इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो उसके बाद ही हमें ऑरेंज दिखने लग जाएगी, और जब हम इसको और ज्यादा हीट करेंगे तो ये हमें येलो, देन ब्लू और एट लास्ट ये हमें व्हाइट कलर की दिखने लग जाएगी। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इसका बढ़ाते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा कम वेवलेंथ होती जाएगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी थर्मल रेडिएशंस की। तो यही होती है थर्मल रेडिएशंस जो ऑब्जेक्ट्स एमिट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर टेम्परेचर। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। चलिए देखते हैं। ब्लैक बॉडी ब्लैक बॉडी एक ऐसी आइडियल बॉडी है जो हर टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है, चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो रेडिएशंस की, कोई भी वेवलेंथ हो, वो किसी भी एंगल पे इंसिडेंट कर रही हो उस बॉडी से, वो हर टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब एक बात हमें भी पता है, जो ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं वो उतना ही एमिट भी कर सकते हैं। तो एक ब्लैक बॉडी जो होती है पहले तो परफेक्टली एब्जॉर्ब करती है, सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो थर्मल रेडिएशंस एमिट करती हैं और वो हर फ्रीक्वेंसी की, हर वेवलेंथ की थर्मल रेडिएशंस वो एमिट कर सकती है। और जो रेडिएशंस एमिट करती है उन्हीं को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि रिफ्लेक्ट और एमिट। अब ऐसे ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ब्लैक बॉडी है, इस पे जो भी रेडिएशंस आएंगे वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये भी रेडिएशंस एमिट करना स्टार्ट कर देंगे, वो इस टाइप से होगी। ऐसे मिरर की तरह नहीं होता कि ऐसे आई ऐसे टकरा के वापिस आ गई, कुछ फिनोमेना होता है इसके अंदर और फिर वो रेडिएशंस एमिट करती है। इसका मतलब जिस फ्रीक्वेंसी, जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, जरूरी नहीं है कि वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट भी हो। अब हम जानते हैं कि ब्लैक बॉडी परफेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये परफेक्टली एमिटर भी है, परफेक्ट एमिटर। ये सारी रेडिएशंस को, सारी वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट भी कर सकती है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है रेडिएशंस दैट आर एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसी से बहुत सारे लॉज हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, चलिए हम देखते हैं इसे एक एक्सपेरिमेंट से कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे हम एक स्लिट लगाते हैं जिसमें से रेडिएशंस पास होती हैं। यहाँ पे एक कनकेव मिरर रखते हैं। चलिए पहले मैं एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती है। इसका डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं, यहाँ से किसी भी सोर्स से यानी कि ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस आती है, इसी स्लिट से हम उसे पास करवाते हैं, स्लिट S1 से, ताकि जो सारी रेडिएशंस है उसको हम काउंट ना करें, एक पर्टिकुलर कुछ रीजन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की हम इसमें देख रहे हैं। जब ये रेडिएशंस ऐसे आती हैं कि जो ये डाइवर्ज करती हैं, इनको एक
पैटर्न में इनको पैरेलल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिरर लगाते हैं, कनकेव मिरर M1। इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेडिएशंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और उनको फिर हम एक मिरर से पास करवाएंगे। और फिर यहाँ पे एक सेकंड मिरर हम लगाते हैं, कनकेव मिरर है जो, इसको फिर हम दोबारा से लगाते हैं इसको वापस कन्वर्ज करने के लिए। इसको कन्वर्ज करेंगे, एक स्लिट से फिर से पास करवाएंगे ताकि एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की रेंज की रेडिएशन इसके अंदर जाए। यहाँ पे हमने एक बोलोमीटर लगा रखा है, बोलोमीटर से हम जो रेडिएशन आ रही हैं उनको डिटेक्ट करेंगे, उनकी इंटेंसिटी और टेम्परेचर में हम इससे रिलेशन देखेंगे कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं सोर्स का, वैसे वैसे यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी में क्या वेरिएशन आ रही है। और ये इसको हम अलग अलग ऐसे शिफ्ट करते जाएंगे ताकि हम अलग अलग रेडिएशंस, अलग अलग वेवलेंथ और अलग अलग उसकी रेंज में हम इसको देख सकें। तो जब हम इसको परफॉर्म करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये सारा एक्सपेरिमेंटल किया जाता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हम इसके देख रहे हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इंटेंसिटी, यहाँ पे लेते हैं हम वेवलेंथ। वेवलेंथ हम नैनोमीटर में रखेंगे। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है। ये देख रहे हैं ना आप थोड़ा सा। अब इसमें ये T1 अलग अलग टेम्परेचर के लिए ये कर्व्स हैं, T1, T2, T3, T4। सबसे कम टेम्परेचर के लिए ये वाली कर्व आती है हमारी T1, सबसे कम टेम्परेचर है, T2 फिर उससे ज्यादा है, फिर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे T3, फिर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे और T4। अलग अलग टेम्परेचर पे हमने अलग अलग इंटेंसिटी के साथ हमने इसका ग्राफ बना लिया और देख लिया कि क्या क्या आती है। अब अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इस ग्राफ को प्रूफ करने के लिए अपने लॉज दिए, ना कि उनके रूल से ग्राफ नहीं आया, ये इस ग्राफ से उन्होंने रूल बनाए। इस ग्राफ को देखकर कोई ऐसे फॉर्मूला बना देता कि ये कर्व फिट बनती है। अब इस ग्राफ को प्लॉट करते टाइम आपको कुछ एक बातें ध्यान रखनी होगी। चलिए वो देख लेते हैं कि आप इसको किस तरीके से प्लॉट करेंगे। अब इसमें पहली बात तो यही है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन लाइनों को इंटरसेक्ट करवा देते हैं, जैसे कि इस तरीके से दूसरी लाइन बनाई, उसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करवा दिया। तो ये लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हर एक टेम्परेचर के लिए हर एक अलग अलग इंटेंसिटी आएगी, अलग अलग वेवलेंथ पे। तो इसका सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि फॉर एवरी टेम्परेचर there is specific curve for every wavelength. एवरी वेवलेंथ, जैसे अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग वेवलेंथ पे जो कर्व आएगी वो अलग होगी, किसी भी टेम्परेचर पे सेम नहीं होगी। अगर आप टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन ला देते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई T' मैंने टेम्परेचर मान लिया जो लाई करता है T1 और T2 के बीच में, तो उसकी जो कर्व होगी वो भी एक स्पेसिफिक होगी, वो इस तरीके से आएगी यहाँ पे इसके बीच में। यहाँ पे वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी इनके साथ। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कर्व होगी, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हर एक वेवलेंथ पे जो इंटेंसिटी आती है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वेवलेंथ है, अब मैंने पहले से T1 सबसे कम टेम्परेचर है तो उस पर इंटेंसिटी ये आ रही है, T2 उससे ज्यादा टेम्परेचर है तो उस पर इंटेंसिटी इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए वहां पे उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ रही है। अब T3 उससे भी ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पे उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ रही है। मतलब हर एक वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। अब इसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या आती है कि पीक इंटेंसिटी आती है। जैसे कि T4 टेम्परेचर के लिए ये पीक इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे, तो जिस इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हम बोल देते हैं पीक वेवलेंथ या फिर लैम्डा मैक्सिमम।
अब T4 टेम्परेचर के लिए ये लैम्डा मैक्सिमम है, क्योंकि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। अब हम T3 टेम्परेचर के लिए देखेंगे, जिसकी पीक ये है, ये वाला पॉइंट, ये इंटेंसिटी जो उसकी पीक इंटेंसिटी है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी T3 टेम्परेचर की कर्व में या इस पॉइंट पे है। इससे कम वेवलेंथ के लिए वो कम हो रही है इंटेंसिटी, और इस वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ पे भी वो इंटेंसिटी कम हो रही है। तो ये इसकी पीक इंटेंसिटी है। तो इस T3 टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग पीक वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली वेवलेंथ T3 के लिए। इसी तरीके से T2 के लिए पीक वेवलेंथ यहाँ हो जाएगी। तो यही बात वेन्स ने बताई, अब जिसको हम जानते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ग्राफ को देखकर कुछ प्रेडिक्शंस किए हैं, जो हम इसको यही बात बताई वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से पता चलती है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो पीक वेवलेंथ है वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर कैसे है, जैसे कि T1 के लिए ये पीक वेवलेंथ होगी। अब T2 टेम्परेचर किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वे जो पीक वेवलेंथ है वो क्या है, इससे पहले शिफ्ट होगी। तो इससे पहले क्या होगी, पीक वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी। और जो पीक वेवलेंथ क्या है, जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये बात आपको ध्यान रखनी, जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है उसे हम पीक वेवलेंथ कह रहे हैं। यही बात बताई थी वेन्स ने, जिस नाम दे दिया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये सिर्फ एक एम्पिरिकल मॉडल है, किसी ने कुछ किया नहीं, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट कर दिए जिससे वैल्यूज आई, रिजल्ट्स आए, अलग अलग वैल्यू ली गई, एवरेज निकाली उनकी, और ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब अलग अलग साइंटिस्ट आ रहे हैं, वो इन पे ये ग्राफ को देखकर कुछ प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे वो। तो उन्होंने एक एम्पिरिकल मॉडल दिया जिससे उन्होंने ये बता दिया, इस ग्राफ को देखकर ही इन्होंने ये बताया। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हम बी कांस्टेंट लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। अब चलिए, अब हम जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे एरिया अंडर द कर्व है वो बढ़ता जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में एरिया अंडर द कर्व ये था T1 टेम्परेचर के लिए, T2 के लिए एरिया अंडर द कर्व और ज्यादा बढ़ गया, T3 के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जा रहा है। अब ये एरिया अंडर द कर्व कितना बढ़ रहा है, यही बात बताई थी स्टेफेंस ने, जिसको हम कहते हैं स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। इसके बाद ऐसे ही और लॉज आते हैं, वेन्स रेडिएशन लॉ और रेले जीन्स लॉ। उनको डिस्कस हम बाद में करेंगे।